दोस्तों, मैं सारिम अशरफ NS सीटेट क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज दोस्तों मैं आपके सामने जुलाई 2019 में सीटेट में हुए पेपर 2 लैंग्वेज 2 उर्दू के सवालात लेकर हाजिर हुआ हूं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करें, शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। चलिए बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने इक़्तिबास है। पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है इक़्तिबास को पढ़ते हुए सवालात के जवाब देंगे। 91 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुसन्निफ़ ने काबकी शो को कहा है मौसीकी रेज़ ड्रामा, अपना अफकानकी ड्रामा, पकबाबी ड्रामा, कसीर बाबी ड्रामा। इक़्तिबास को देखते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। टोक्यो के सबसे मशहूर इलाके दो हैं, एक का नाम गंजा है और दूसरे का शिंजुकू। गंजा को जापान का शोकेस कहा जाता है। गंजा को जापान का शोकेस कहा जाता है। आपको पूछ रहा है कि काबकी शो कहा जाता है, तो काबकी शो कहा जाता है। तो आगे चलते हैं। दुकानों की सजावट, बाज़ार की रौनक, रोशनियों की जगमगाहट, इंसानों की रेल पेल गंजा को चांदी की तरह चमकदार बना देती है। यूँ भी जापानी में गंजा चांदी को कहते हैं। यहाँ जापान के सबसे आलीशान थिएटर, सिनेमाघर, रेस्तोरां और दुकानें आबाद हैं। यहीं के एक काबकी थिएटर में हमने एक काबकी शो भी देखा है। काबकी को मौसीकी रेज़ ड्रामा कह लीजिए। काबकी को मौसीकी रेज़ ड्रामा कह लीजिए। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है, मुसन्निफ़ ने काबकी शो को कहा है मौसीकी रेज़ ड्रामा, अफकानकी ड्रामा, पकबाबी ड्रामा, कसीर बाबी ड्रामा। तो जो हमारा जवाब हो जाएगा मौसीकी रेज़ ड्रामा, यानी 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। जापान में गंजा किसको कहते हैं? सोना, चांदी, तांबा, हीरा। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। अभी फ़ौरन हमारे सामने से जो है जिस इक़्तिबास को हमने पढ़ा था उससे बिल्कुल ऊपर एक लाइन था कि यूँ भी जापानी में गंजा चांदी को कहते हैं। गंजा किसको कहते हैं? चांदी को कहते हैं। तो जापानी में गंजा किसको कहते हैं? तो चांदी को, यानी 2 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। 123 देखते हैं। शिंजुकू की सारी इमारतें कैसी हैं? बिल प्रूफ, साउंड प्रूफ, जलजला प्रूफ, वाटर प्रूफ। इक़्तिबास को देखते हैं। चलिए जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। शिंजुकू में टोक्यो की कई इमारतें, बुलंद इमारतें हैं। सारी इमारतें जलजला प्रूफ हैं, यानी जलजला का प्रभाव इन इमारतों पे नहीं पड़ता। चूँकि चाइना में बहुत ज़्यादा ज़लज़ला आता है, इसलिए वहाँ की जो अक्सर इमारतें अब बननी शुरू हुई हैं वो ज़लज़ला प्रूफ इमारतें बन रही हैं कि ज़लज़ला का प्रभाव वहाँ न पड़े। तो 123 का 3 हो जाएगा। हम जो है इक़्तिबास हो या पेडागोजी हो, फ़न तदरीस हो, उसको समझ कर पढ़ने की कोशिश करते हैं जवाब देने की, ताकि अगर किसी किताब में आपको कोई आंसर मिले तो आप उसमें यह ना कहें कि इसमें किताब में तो ये आंसर है। आप समझिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, अपने जहन का इस्तेमाल कीजिए और सवालात को पढ़कर जवाब देना है, आपको समझ के जवाब देना है। रटी रटी किताबों में जो जवाब हैं उस पर यूं ही यकीन कर लेना, ये सही बात नहीं है। जब यहाँ ज़लज़ला आता है तो यहाँ की इमारतें किस तरह हिलती हैं? पत्ते की तरह हिलती हैं, पिंडोलम की तरह हिलती हैं, जिस तरह तेज़ हवा में पेड़ हिलते हैं, झूले की तरह हिलती है। चलिए इक़्तिबास जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। चलिए,
जलजला आए तो ये इसी तरह हिलती है जिस तरह तेज़ हवा में पेड़ हिलते हैं। जलजला आए तो ये उसी तरह हिलती है जिस तरह तेज़ हवा में पेड़ हिलते हैं। तो मकान जो है वो पेड़ के हिलने की तरह क्या होते हैं, हिलते हैं। यानी 125 का जो है वो आपको 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा 124 का। 125 देखते हैं दोस्तों। नौमरा की 50वीं मंजिल पर क्या था? दवाई घर, डाक घर, लकड़ी का घर, शीशे का घर। इक़्तिबास को देखते हैं। इक़्तिबास क्या कह रहा है? मगर ज़लज़ले थमते ही फिर अपनी असली हालत में आ जाती है। हमें संजूको की नौमरा बिल्डिंग बहुत पसंद थी जिसकी 50वीं मंजिल पर शीशे का घर था। जिसकी 50वीं मंजिल पर शीशे का घर था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि नौमरा की 50वीं मंजिल पर क्या था? तो शीशे का घर था, जो इक़्तिबास में अभी आपने देखा, तो शीशे का घर था। 126 नंबर देखते हैं दोस्तों। इमारत की जमा है इमारतें, इमारातों, इमारातें, इमारातैन। क्या है जमा दोस्तों? इमारत की जमा इमारतें हैं। 127 का देख लें। असली का मुतज़ाद है खालिस, नकली, बनावटी, हकीकी। तो असली का होता है नकली, असली का नकली। 127। 128 देखते हैं दोस्तों। जापान का शोकेस किसको कहा जाता है? टोक्यो, संजूको, गंजा, नोमरा। ये चारों शहर हैं जापान के। तो अब हम इक़्तिबास को देखते हैं। और मेरा इक़्तिबास यहाँ पूरा हो गया था लगभग, तो हम फिर से शुरू से करेंगे। चलिए ना। टोक्यो के सबसे मशहूर इलाके 2 हैं। एक का नाम गंजा है और दूसरे का संजूको। गंजा को जापान का शोकेस कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो गंजा को। किसको? गंजा को। तो अब हमसे यहाँ पूछा जा रहा था 127 नंबर में, 28 नंबर में कि जापान का शोकेस किसको कहा जाता है? तो इसका जवाब दोस्तों 3 हो जाएगा, गंजा। कितना आसान है ना। इसी तरह आपको सीटेट में एग्ज़ाम में भी बनाना है। चलिए देखते हैं 129 नंबर। मुसन्निफ़ा की बचपन की आरजू क्या देखने की थी? मुसन्निफ़ा कहते हैं लेखक होता है ना, उसी तरह लेखिका। तो लेखिका मुसन्निफ़ा। मुसन्निफ़ा की बचपन की आरजू क्या देखने की थी? अकबराबाद, इलाहाबाद, हैदराबाद, अजीमाबाद। चलिए इक़्तिबास को देखते हैं। अजंता के आसपास का कुदरती मंज़र बहुत ही दिलकश है। मैंने ये बात महसूस की कि हमारे हिंदुस्तानी ऋषि मुनियों ने जहाँ भी इबादत गाहें और खानकाहें बनवाई तो सरसब्ज और कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके चुने हैं। दुनिया की सबसे लज्जतें तर्क कर दी, दुनिया की सब लज्जतें तर्क कर देते थे, मगर हुस्न कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की सलाहियतें उनमें गैर मामूली थी। हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। हैदराबाद भी उन मकामात में से है जिनको देखने की बचपन से आरजू थी। तो मुसन्निफ़ा को बचपन से देखने की किसको आरजू थी? कौन से शहर को? तो हैदराबाद को। चलिए, उन्होंने वहाँ हर तबके की ज़िंदगी के अलावा क्या देखा? तहज़ीब व तमद्दुन, रहन सहन और खाने को, तक़रीबात और रहन सहन को, ज़बान और सक़ाफ़त को। तो उन्होंने वहाँ हर तबके की ज़िंदगी के अलावा क्या देखा? चलिए देखते हैं। एक गर्मी में हमने वहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। हैदराबाद और उसके आसपास के सारे इलाके की खूब सैर की। इतना ही नहीं, यहाँ के हर तबके की ज़िंदगी, तक़रीबात और रहन सहन को देखा। क्या देखा? तक़रीबात और यहाँ के रहन सहन को देखा। तो तक़रीबात और रहन सहन को देखा। किसको? तक़रीबात और रहन सहन को। यानी 130 नंबर का जो है 3 ऑप्शन हो जाएगा। 131 देखते हैं। मुसन्निफ़ा हैदराबाद के लोगों की किस बात से मुताअस्सिर हुई, प्रभावित हुई? मोहब्बत और मेहमान नवाजी से, अदब और सुखन साजी से, खुलूस और अदब नवाजी से, मेहमान नवाजी और ज़बान से। तो आप हैदराबाद के लोगों की किस बात से मुताअस्सिर हुई? तो यहाँ के लोगों के खुलूस और अदब नवाजी से मुताअस्सिर हुई। किससे? खुलूस और अदब नवाजी। खुलूस और अदब नवाजी देखते हैं कहाँ है खुलूस और अदब नवाजी। तो खुलूस और अदब नवाजी 3 नंबर ऑप्शन में है, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, बहुत आसान आसान है, जल्दी जल्दी करते चलिए। अच्छा, 132 नंबर देखते हैं। मकाम की जमा है मकामातें, मकामात, मकामातों, मकामातें, मकामातें। तो मकाम की जमा है दोस्तों मकामात। 132 का 1 हो जाएगा। 133 देखते हैं। जिंदगी का मुतजाद है हयात, जीस्त, मौत, ममात। तो जिंदगी का जो उल्टा होगा दोस्तों वो मौत होगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 134 देखते हैं। अजंता के आसपास का कौन सा मंजर बहुत ही दिलकश है? पहाड़ों का मंजर, शहर का मंजर, कुदरती मंजर, गांव का मंजर। इक़्तिबास की तरफ हम जो है रुख करते हैं, हमको जवाब मिल जाएगा। चलिए शुरू से पढ़ते हैं। अजंता के आसपास का कुदरती मंजर बहुत ही दिलकश है। कौन सा मंजर? कुदरती मंजर। कौन सा मंजर? कुदरती मंजर जो है वो क्या है? बहुत ही दिलकश है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि अजंता के आसपास का कौन सा मंजर बहुत ही दिलकश है, तो इसका जवाब हो जाएगा कुदरती मंजर जो है वो बहुत ही दिलकश है। 135 देखते हैं दोस्तों। हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों ने में कौन सी गैर मामूली सलाहियतें थी? शायरी से लुत्फ़ अंदोज़ होने की, हुस्न कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की, कुदरती मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ होने की, चांदनी रात से लुत्फ़ अंदोज़ होने की। तो देखते हैं इक़्तिबास को, जहाँ तक हमने पढ़ा था उससे आगे देखिएगा, आपको जवाब मिल जाएगा। मैंने ये बात महसूस की कि हमारे ऋषि मुनियों ने जहाँ भी इबादत गाहें या खानकाहें बनवाई तो सरसब्ज और कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके चुने, है ना। दुनिया की सब लज्जतें तर्क कर देते थे, मगर हुस्न कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ की सलाहियतें उनमें गैर मामूली थी। यानी हुस्न कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की जो सलाहियत थी वो क्या थी? गैर मामूली थी। ये जो है उनके मामूलात से हटके था कि वो क्या करते थे कि हुस्न कुदरत से लुत्फ़ अंदोज़ होने की उनके अंदर एक दिलचस्पी थी, एक सलाहियत थी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो है जो इक़्तिबास है उसका सिलसिला ख़त्म होता है। अब यहाँ से हमारे जो है जो फ़न तदरीस है उसके सवालात यहाँ से शुरू हो रहे हैं। चलिए 136 नंबर है। कारगुजारी लिखने में अपनाया जाना चाहिए। कारगुजारी, इस शब्द को आपने सुना होगा कि जो जमात तबलीग के लोग हैं, जब वो जमात में 3 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, है ना, चिल्ला के लिए जाते हैं, तो वो जब वहाँ से वापस आते हैं तो कारगुजारी सुनाते हैं। या हम लोग कहीं पे सफ़र में कहीं गए, किसी जगह रिश्तेदारी में गए, और वहाँ से आने के बाद हम क्या करते हैं? कारगुजारी देते हैं कि कहाँ पे गए, कैसे कैसे क्या हुआ। तो ये कह रहे हैं कि कारगुजारी लिखने में अपनाया जाना चाहिए। किस चीज़ को अपनाया जाना चाहिए? जब आप कारगुजारी लिख रहे होते हैं तो उसमें किस चीज़ को ध्यान देना चाहिए, किस चीज़ को अपनाना चाहिए, किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए? अल्फाज की मुतय्यना तादाद, यानी इस चीज़ को ध्यान में रखना कि जो हमको कारगुजारी बताना है वो मुतय्यन हो, निश्चित शब्दों में हो। दूसरा है मुरस्सा ज़बान का इस्तेमाल, यानी न्यूनतम भाषा का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। तीसरा है मिल्कियत ज़ाहिर करने वाला ज़मीर, कि जिसमें क्या हो कि आपकी मिल्कियत ज़ाहिर हो। और चौथा है ख़यालात की तरतीब व तंज़ीम, कि जो आपके विचार हैं, विचार जो है सिस्टमेटिक तौर पे हो, जो आपके थॉट हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सिस्टमेटिक तौर पे हो। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो यही होगा कि कारगुजारी में आप जब किसी चीज़ की, किसी घटना के बारे में बताते हैं तो आपको ख़यालात, जो आपकी बयान की बातें हैं उसमें तरतीब का होना ज़रूरी है, ताकि समझने वाले को, सुनने वाले को कि ऐसा ना लगे कि आप बात कहीं और कर रहे थे और फिर कहीं चले गए। तो इसलिए उसमें तरतीब का होना क्या है? ज़रूरी है, ख़यालात की तरतीब। 137 नंबर देखते हैं दोस्तों। लिखना एक है, खाली जगह नहीं है। देखिए आप किताबों से में जो है बहुत सारी गलतियाँ रहेंगी। मेरी कोशिश ये होती है कि किताबों को मैं पहले अच्छी तरह देखता हूँ, उसके बाद मैं सवालात को हल करने के बाद आपके सामने आता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ किताबों के सवालात लेके आ गया, हो गया। नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि मैंने काटा है, लिखना एक है और नहीं है।
यहाँ पे आपको बताना क्या, तो लिखना एक अमल है, नतीजा नहीं है। लिखना एक अमल है, नतीजा नहीं है। दूसरा है लिखना एक नतीजा है, अमल नहीं है। तीसरा है लिखना एक अमल है, हाथ से लिखने की मश्क नहीं है। चौथा है हाथ से लिखने की मश्क है, अमल नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, आंसर होगा, वो एक हो जाएगा कि लिखना एक अमल है, नतीजा नहीं है। चलिए 138 नंबर देखते हैं दोस्तों। तलबा के लिखने की महारतों की जांच के दौरान, यानी तलबा जो लिख रहे हैं उनके लिखने के महारत जो कौशल हैं, स्किल्स हैं, उसकी जांच मूल्यांकन के दौरान टीचर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ज़्यादा जोर किस पे देना चाहिए, क्योंकि अब क्या कह रहा है, लिखने की महारत का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो लिखने की महारत का मूल्यांकन आप जब कर रहे हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा जोर आपका क्या होना चाहिए, मुरस्सा ज़बान के इस्तेमाल पर, अभी फ़ौरन आया था, न्यूनतम भाषा का प्रयोग करने पर, सही इमला पे कि जो चीज़ लिखी जा रही है वो सही है कि नहीं है, उसका रस्मुल ख़त सही है कि नहीं है। तीसरा, कवायद के एतबार से जुमलों की दुरुस्त साख्त, व्याकरण के हिसाब से जो जुमले का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो सही है कि नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और चौथा है ख़यालात के इजहार पर, कि जो आप अपने विचार को प्रकट कर रहे हैं वो विचार को प्रकट करने की विधि क्या है, आपका तरीक़ा क्या है, आप किस रणनीति के तहत आगे बढ़ें, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों जो लिखने की महारत है उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसकी होती है। वो तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो ख़यालात अपनी बात को रख रहे हैं उसके अंदर कितनी जो है स्पष्टता है, उसके अंदर कितनी जो है वजाहत है, ये माने रखता है। आप जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपकी लिखावट पे और बाकी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना इस पे ध्यान देता है कि आप लिख क्या रहे हैं, आपके भाव क्या हैं, आपके विचार क्या हैं। इन चीज़ों पे हम क्या करते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं। चलिए 139 देखते हैं। पढ़ने से पहले के काम होते हैं, पढ़ने से जो पहले के काम होते हैं, जो वर्क होते हैं, वो किसके लिए होते हैं, क्यों होते हैं, वो बताना है। मुश्किल अल्फाज के माना बताने के लिए, यानी पढ़ने से पहले जो काम हम करते हैं वो किस लिए होते हैं, मुश्किल अल्फाज के माना बताने के लिए, यानी कठिन जो शब्द हैं उसके माना, उसके अर्थ बताने के लिए होते हैं। मतन में मुस्तामल कवायद की वजाहत करने के लिए, या जो टैक्स हैं उसमें जो इस्तेमाल होंगे, व्याकरण जो इस्तेमाल होंगे उनकी व्याख्या के लिए हम जो है क्या करते हैं, पढ़ने से पहले काम करते हैं। तीसरा है तलबा की पढ़ने की समझ को जांचने के लिए। और चौथा है मतन के बारे में तलबा की साबका मालूमात को ताज़ा करके उन्हें तैयार करने के। तो पढ़ने से पहले के जो काम होते हैं वो इसलिए होते हैं कि मतन के बारे में तलबा की साबका मालूमात को ताज़ा करके उन्हें तैयार करने में ये काम उस्ताद का होता है। कि जब उस्ताद क्लासरूम में जाते हैं तो क्लासरूम में जाने के बाद बेहतरीन टीचर वो होगा, हम लोगों को बीएड और एमएड में बताया गया है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ने के लिए आमादा करते हैं, उसको तैयार करते हैं। जब बच्चा आपका तैयार हो जाएगा तो फिर आप बहुत कम समय में बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए 140 नंबर देखते हैं दोस्तों। आईन हिंद के 8वीं शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है, 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का जिक्र है। आईन हिंद यानी भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कुल कितनी ज़बानों का, कितनी भाषाओं का जिक्र किया गया है संविधान के अंदर, 16, 20, 22, 24। तो इसका जवाब जो है दोस्तों 22 है। अभी आपने सीटेट का फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पे भी 22 भाषाएं आपको आए होंगी सामने, जिसमें से किसी 2 का आपने इंतखाब किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने उर्दू का इंतखाब ज़रूर किया होगा। चलिए 141 देखते हैं। उस्ताद बच्चों से मुख्तलिफ हालात में रोल प्ले करवा कर मुनासिब तरसील की मिसाल पेश करता है। कि उस्ताद जो है भिन्न परिस्थितियों में रोल प्ले करा के बच्चों से करवा के एक मुनासिब जो है तरसील है ना, क्या करता है, संचार जो है एक
अनुकूल संचाल जो है क्या की मिसाल देता है, उदाहरण देता है, और उसके बाद उनके रोल प्ले में से कुछ मुताल्लिका रोल फिर से करवाने की कोशिश करता है और उस रोल की मदद से मश्क का मौका फराहम करता है। इस तरह वो तदरीस करता है। इस सवाल में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि उस्ताद जो रोल प्ले के ज़रिए से कोई गतिविधि कराते हैं और उस गतिविधि को करने के बाद फिर बच्चों से क्या करते हैं कि कुछ रोल उससे संबंधित बच्चों को देते हैं और उसको क्या कहते हैं कि उसी रोल को आधार बना के आप आगे की गतिविधि कीजिए। तो इस तरह का जो तरीक़ा होता है दोस्तों, इस तरीक़े को हम क्या कहते हैं? मुरव्वजा कवायद की, गैर तशरीफ़ी कवायद की, है ना, सियाक में कवायद की, इस्तिखराजी अंदाज़ नज़र की। तो इस तरीक़े को दोस्तों हम कहते हैं सियाक में कवायद, कि रोल प्ले के ज़रिए से जो हमने एक बच्चे को गतिविधि कराई थी उसी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, बच्चों को क्या कर रहे हैं, व्याकरण दे रहे हैं, यानी सियाक में, संदर्भ में हम बच्चे को कवायद पढ़ा रहे हैं। 142 नंबर देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा सवाल 142 नंबर का, कि ज़बान का टीचर तमाम तलबा के आमूजिशी अंदाज को तशफ़ी फराहम कर सकता है। कि ज़बान का, भाषा का शिक्षक जो है, जो तलबा के जो आमूजिशी अंदाज हैं, जो आमूजिश है उसको तशफ़ी दे सकता है, जो उसका अचीवमेंट है उसको तशफ़ी दे सकता है, उसको इत्मीनान दे सकता है। कब? हर लफ्ज़ पढ़कर उसका तर्जमा करके और फिर सबक को दोहरा कर दूसरा है बच्चों की बराबर जांच करके। तीसरा है बच्चों की सिर्फ पढ़ाई में नहीं बल्कि रक़्स, मौसीकी, खेल कूद और ड्राइंग के क्लास में शिरकत करने की हौसला अफजाई करके। और चौथा है मुतनव्वे तलबा की तशफ़ी के लिए तदरीस और जांच के मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार और हिकमत अमली का इस्तेमाल करके। आप जानते हैं कि आपकी कक्षा में जो है भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं, तो आपको टीचर को जब मूल्यांकन करते हैं तो तमाम बच्चों को मूल्यांकन के में जो है नज़र में रखना पड़ता है और ऐसी गतिविधि का, ऐसे मेथड का, तरीक़ेकार का इस्तेमाल करना होता है कि जो तमाम बच्चों की मूल्यांकन में क्या हो, इफ़ेक्टिव हो, है ना, असरअंदाज हो। तो आपका चौथा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों वो हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए 143 नंबर देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान है। ज़बान की आमोजिश में समाजी तामुल का बहुत अहम रोल होता है। समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन का जो है ज़बान के भाषा अर्जन में क्या, अधिगम में क्या होता है, एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये बयान किसका है? चॉम्स्की का, पियाजे का, वाइगोस्की का, स्कीनर का। तो ये अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं, ये वाइगोस्की का है 143 का। 144 का देखते हैं दोस्तों, बोलने की महारत में इसकी बड़ी अहमियत है। हमको ध्यान देना है इस तरह के सवालात में कि आपसे बोलने की महारत पूछी जा रही है, आपसे पढ़ने की महारत पूछी जा रही है, आपसे लिखने की महारत पूछी जा रही है, आपसे सुनने की महारत पूछी जा रही है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। यहाँ पे बोलने की महारत की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है कि उसी को ध्यान में रखते हुए सवाल के जवाब देना है कि बोलने की महारत में इसकी बड़ी अहमियत होती है। साफ और दुरुस्त तलफ़ुज़, सियाक और सियाक के मुताबिक बोलना। तीसरा नरमी से बोलना। चौथा मुरस्सा ज़बान का इस्तेमाल, न्यूनतम भाषा का प्रयोग। तो आप जानते हैं कि साफ़ और दुरुस्त तलफ़ुज़ ये भी ज़रूरी है, लेकिन किसी बात को सियाक में बोलना, संदर्भ में बोलना और संदर्भ के मुताबिक बोलना, उसके अनुकूल बोलना, ये ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। इसकी ज़्यादा इसको प्राथमिकता दी जाती है। चलिए 145 नंबर देखते हैं, जो जांच बच्चे को ज़बान की आमोजिश में दरपेश मखसूस मसाइल को समझने में मदद करे वो जांच होती है। सवाल समझिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि जो जांच बच्चे को ज़बान की आमोजिश में दरपेश मखसूस मसाइल, कि बच्चे को भाषा का अधिगम हो रहा है, उसी दौरान कुछ विशिष्ट समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं, तो उन समस्याओं को समझने में जो तरीक़ेकार आपकी मदद करता है उसको आप किस नाम से जानते हैं? वही चीज़ पूछ रहा है कि जो जांच बच्चे को ज़बान की आमोजिश में दरपेश मखसूस मसाइल,
जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको समझने में मदद करे, वो जांच होती है मुतमय्यिज़ जांच। मुतमय्यिज़ का मतलब है तमीज़ करने वाली जांच, तशखीसी जांच, है ना, डायग्नोस्टिक टेस्ट। तीसरा है तरसीली जांच, है ना, कम्युनिकेशन टेस्ट। और चौथा है हल मसाइल की जांच, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो दोस्तों आप इससे अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं कि जो तशखीसी जांच होती है, निदानात्मक परीक्षण होता है जिसको आप डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन या टेस्ट कहते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि बच्चों के अधिगम का पता लगाना और उनकी कमियों को पता लगा के उसको दूर करना, जिसको हम तशखीसी जांच कहते हैं, यही हो जाएगा। चलिए 146 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा बयान पोर्टफोलियो के बारे में सही है। पोर्टफोलियो से आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा पूछा भी गया। ये लिखने की आदत को फ़रोग़ देता है, यानी ये लिखने की लिखित की जो आदत होती है उसको क्या करता है, उसका विकास करता है। दूसरा, इसका अहम मकसद तलबा के कामों को जमा करना और उसे हिफाजत से रखना है, या इसका असल मकसद ये होता है कि वो तलबा के कामों को जमा करे और उससे उसको महफूज रखे, उसको सुरक्षित रखे। तीसरा, ये उस्ताद के वक्त को बचाता और बच्चों को मशगूल रखता है, यानी उसको व्यस्त रखता है। चौथा है, ये तलबा की बतदरीज पेशरफ्त की जांच में उस्ताद की मदद करता है। ये तलबा की बतदरीज पेशरफ्त यानी क्रमबद्ध तरीके से जो प्रगति हो रही है बच्ची, उसकी जांच में, उसके मूल्यांकन में उस्ताद की मदद करता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि पोर्टफोलियो जो होता है, बच्चे की हर तरह की जो गतिविधि होती है उसको एक रिकॉर्ड के तौर पर रखने के लिए आपके पास एक आला होता है जो सिस्टमेटिक तौर पे होता है ना। जब से बच्चे ने आपके स्कूल में एडमिशन लिया तब से आप उसका रिकॉर्ड रखना शुरू कर देते हैं, इसी को तो पोर्टफोलियो कहते हैं। और अगर आप मखसूस वाक़यात को क्या करते हैं, उनके रिकॉर्ड रखते हैं, तो वो तो वाक़याती रिकॉर्ड होता है जिसको एक्सीडेंटल रिकॉर्ड कहते हैं। तो आप यहाँ क्या करा, बतदरीज पेशरफ्त की जाँच। बतदरीज पेशरफ्त का मतलब हुआ कि क्रमबद्ध प्रगति को, है ना, सिस्टमेटिक प्रोग्रेस को। 147 देखते हैं, तरन्नुम। तरन्नुम का मतलब होता है संगीत का एक हिस्सा है कि जिसमें हम किसी चीज़ आवाज़ जो हमारी होती है वो हम एक लय के ज़रिए करते हैं। तरन्नुम खाली जगह में तगय्युर, तब्दीली व तगय्युर को कहते हैं। तरन्नुम किसको कहते हैं, तरन्नुम के क्या माने हैं? अज़्व में तब्दीली व तगय्युर, यानी जो हमारा अज़्व के माने बदन का हिस्सा, बदन, तो बदन में किसी तरह की कोई तब्दीली होती है, परिवर्तन आता है, उसी को तरन्नुम कहते हैं। आवाज़ में किसी तरह की कोई बदलाव आती है, उसको तरन्नुम कहते हैं। हवा में बदलाव को तरन्नुम कहते हैं। लय जो होता है, जो हमारे बोलने का तरीक़ा होता है या गाने का हर एक का लय होता है, उसमें तरन्नुम को हम क्या कहते हैं, लय, उसको तब्दीली को तरन्नुम कहते हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएगा दोस्तों 4 कि तरन्नुम लय में तब्दीली व तगय्युर को कहते हैं। ठीक है, चलिए 148 नंबर देखते हैं दोस्तों। वानी घर पर ज़्यादा बात नहीं करती है। वानी एक बच्ची का नाम है जो क्या करती है कि घर पे ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन स्कूल में खूब बातें करती है। इसका मतलब है कि उसे अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। स्कूल में उसके ख़यालात का एतराफ़ किया जाता है, यानी उसके जो ख़यालात है, उसके विचार हैं, स्कूल कबूल करता है। तीसरा, स्कूल तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बातें करने का मौका फ़राहम करता है। चौथा है, उस्ताद क्लासरूम में नज़्म व ज़ब्त पर बमुश्किल ध्यान देता है। कि चौथा ये कह रहा है कि क्लासरूम में जो है अनुशासन पर बहुत कम ही उस्ताद ध्यान देते हैं। तो तीसरा नंबर इसका दोस्तों सही हो जाएगा कि स्कूल जो है वो क्या है, तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा बात करने का मौका फ़राहम करता है, जिससे जो है वो क्या होती है, हो सकता है कि वानी घर पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा है कि उससे जो है घर पे कोई बात करने वाला ही नहीं है, उससे कोई बात करता ही नहीं है, और यहाँ पे उसके साथ बात करने वाले बहुत सारे लोग हैं, इसलिए यहाँ पे जो है वो ज़्यादा बात करती है। तो ये 3 नंबर इसका ऑप्शन एक हो जाएगा। चलिए 148 का 3, अच्छा 149 का देखिए, ज़बान की महारत में कौन से 2 अवामिल शामिल हैं? कि जो ज़बान की महारत हैं उसमें जो 2 बहुत सारे कारक हैं उसके, लेकिन आपको यहाँ पे 2 कौन कारक है जिसको बताना है आपको, कि जो क्या है ज़बान की महारत में जो 2 कारक हो सकते हैं आपके हिसाब से। सही तलफ़्फ़ुज़ यानी सही उच्चारण और तफसीली मुताला, विस्तारित अध्ययन। दूसरा, नकल नवीसी, अनुकरण
और खुशखत तहरीर कि बेहतरीन लिखावट। तीसरा मुकम्मल दुरुस्तगी कि बेहतरीन तरीके से मुकम्मल तौर पे आप दुरुस्त लिखें, सही लिखें, और रवानी होनी चाहिए, परवाह होनी चाहिए, धारा परवाह होनी चाहिए। चौथा सरसरी और तनकीदी मुताला, है ना, कि सरसरी तौर पे मुताला करना ऊपर ऊपर, और तनकीदी मुताला कि किसी चीज़ को यूं ही एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि उसको अच्छी तरह छानबीन कर उसकी हकीकत को पहचान के करना। तो आप जानते हैं कि ज़बान की महारत में जो दो अहम जो है अवामिल हैं, जो कारक हैं, फैक्टर हैं, एक है मुकम्मल दुरुस्तगी होनी चाहिए कि महारत तो उसी को कहते हैं कि कम समय में अच्छी तरह बगैर गलती के करें तब तो महारत है। अगर आप गलती के साथ कर रहे हैं तो उसको महारत हम नहीं कहते हैं। और रवानी भी होनी चाहिए। तो स्किल कहते ही हैं कि स्किल इज स्पीड एंड नोट एरर, कि न तो आपके अंदर कोई गलती हो और आप उस चीज़ को जल्दी कर लें। तो मुकम्मल दुरुस्तगी और रवानी इसका नाम ही महारत है। तो 3 नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। और आखिरी सवाल है दोस्तों मेरा कि ज़बान की आमोजिश आसान होगी, भाषा अधिगम आसान होगा अगर दरसी किताबें न पढ़ाई जाएं, जो पाठ्य पुस्तक है वो न पढ़ाई जाए, इम्तिहान न हो। तीसरा है तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल मिले, कि बच्चे को ज़बान के हिसाब से परिस्थिति वातावरण मिले। और चौथा है लिखने से पहले कवायद और मश्क के लिए मज़ीद वक्त दिया जाए, या ये कि बच्चे को कोई चीज़ लिखने से पहले जो है कवायद के लिए अभ्यास, व्याकरण और अभ्यास के लिए अधिक वक्त दिया जाए, ये हो जाएगा। तो ये आसान है कि तलबा को ज़बान के एतबार से अच्छा माहौल अगर मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, तो बच्चा क्या होगा कि बहुत आसानी के साथ जो है क्या करेगा, किसी भी ज़बान को बहुत आसानी के साथ सीख लेगा। तो दोस्तों 30 क्वेश्चन हमने बहुत इत्मीनान के साथ जो है सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में जो है इसको आसानी से हल कर लिया। आपको भी बिल्कुल इत्मीनान और सुकून के साथ इसको उर्दू के सवालात को हल करने हैं, और उसमें आपको क्या करना है, कोशिश करना है कि हमको उर्दू में जो है 27+ नंबर आपको लाना है। इंशाअल्लाह आप सब लोगों को इम्तिहान बेहतर रहेगा। चलिए मज़ीद तैयारी कीजिए और दुआओं में याद रखिए।